हेलो एवरीवन। हम आज देखने वाले हैं बीएड एडमिशन टेस्ट के कुछ मॉक सीरीज़। तो आप सबको स्वागत है इस चैनल में। हमने प्रिपेयर किया है एक मॉक सीरीज़ जो कि बेस्ड ऑन असम यूनिवर्सिटी सिलेबस है। हमें पता है कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, असम यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसमें भी बना लेती हूँ, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे बेनिफिट हो जाए इससे। तो आज हम देखेंगे एक मॉक सीरीज़ जो हमारा जो सिलेबस है ना, बीएड एडमिशन टेस्ट का असम यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस, उसके ऊपर पूरी बेस्ड है। हमारा वेटेज दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में है 60%, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में ही ज़्यादा वेटेज दिया गया है। जितने भी सारे इश्यूज़ है रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो भी क्वेश्चंस है ना, उनमें से ही 60% क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, एबिलिटी, इन सब से बाकी 40% का रहेगा। करंट अफेयर्स ये सब मिला के बाकी 40% का रहेगा। तो हम देख लेते हैं क्या है वेटेज। हमारा ऐसा है जो यहाँ पे दिया गया है, 60% वेटेज है टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसमें कि नेचर ऑफ टीचिंग, लर्नर नीड्स, टीचिंग मेथड, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज़, ये सब रहेगा। फिर इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन, इंडियन एजुकेशनल पॉलिसीज़, एनईपी, आरटीई, सीसीई, कमीशंस एंड बॉडीज़, इन सब के ऊपर से भी क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद देखिए कि बाकी 40% वेटेज कहाँ से आता है जनरल साइंस से, जनरल इंग्लिश से, ग्रामर, टेंस, एरर करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड क्रिएशन एंड जम्बल्ड वर्ड्स, इन सब से आते हैं बाकी 40% के जो क्वेश्चंस हैं। और जीके एंड रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हम लोग उसके बाद हमारा ये जो सिलेबस ब्रेकडाउन है हमने कैसे किया है। क्वेश्चन 1 to 15 का जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें हमें मिलेगा कंसेप्ट्स, लर्नर नीड्स, टीचिंग मेथड, क्लासरूम इंटरेक्शन, इवैल्यूएशन, इन सब के ऊपर के क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप सबको बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। तो इनमें ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है टू गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, टू डेवलप थिंकिंग एंड बी ऑप्शन है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशंस, सी है टू डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड डी है टू डिक्टेट नोट्स इन द क्लासरूम। तो देख लीजिए आप लोग, टू गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स क्या लग रहा है कि ये हो सकता है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन ये हो सकता है क्या, टू डिक्टेट हो सकता है क्या। डिक्टेट वाला तो नेगेटिव वर्ड हो गया, बस डिक्टेशन करना हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसको पहले क्रॉस कर दीजिए। बी वाला ऑप्शन ये भी आप क्रॉस कर सकते हैं, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, क्योंकि बस पास करना ही हमें हमारा ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। बस पास करना ही हमारा मोटिव नहीं होता है। टू गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, ओनली इन्फॉर्मेशन गिव करना तो हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। टू डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या मिलता है हमें। यस, यही हमारा करेक्ट आंसर है, टू डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी emphasizes that teaching is not merely the transmission of information or rote preparation for exams. The ultimate goal of teaching is to foster critical thinking. तो हमें याद रखना पड़ेगा, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो हमें इन की वर्ड्स में फोकस करना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल ऑटोनोमी, होलिस्टिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब होलिस्टिक, इंटेलेक्चुअल, कॉम्पिटेंसी, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल, ये जो वर्ड्स हैं ना, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जहाँ पे भी आपको दिख जाए तो आप लोग टिक कर दो कि यही करेक्ट होगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। रोट लर्निंग ये नहीं करना चाहिए। रोट डिक्टेशन, सिलेबस कवरेज, बस ये सब होता है लोअर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स। इनमें हमें फोकस ज़्यादा करने से नहीं होगा, इससे हमारा जो रियल एजुकेशन है वो नहीं मिलता है। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंश्योर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो उससे हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिलती है। तो हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which type of evaluation is conducted continuously during the instruction process to monitor learning progress? ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इवैल्यूएशन हम कंटिन्यूसली करते हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मतलब पढ़ाते पढ़ाते कौन सा इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। समेटिव जो है ना, वो होता है पढ़ाना ख़त्म होने के बाद, जिसका एग्जाम्पल होता है जो हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम वगैरह, हाफ ईयरली एग्ज़ाम वगैरह, या फिर मतलब जो टर्म एंड एग्ज़ाम होता है, ये सब होता है समेटिव का, जो हमने कुछ एक
पीरियड कवर किया होता है, उस पीरियड में जो भी पढ़ाया उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। फिर डायग्नोस्टिक होता है कि कुछ डिटेक्ट करने के लिए कि क्या, डायग्नाइज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम एरियाज़ है। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ना, वो होता है जो हम पढ़ाते पढ़ाते डिटरमाइन करते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते हम ये रियलाइज़ करते हैं कि इस जगह पे बच्चा अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तो इस जगह पे ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए। उसको हम फीडबैक देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करने से तुम्हारा ये वाला जो वीक पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम उसको तब ऐसे एडवाइस करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या आया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। Formative evaluation takes place during the teaching learning process to provide ongoing feedback to both teachers and students. तो टीचर को भी हमें फीडबैक मिल जाती है अगर बच्चा समझ नहीं रहा है, अगर बच्चे का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें भी समझना चाहिए कि हमारा शायद पढ़ाने का प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें भी अपने प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। और अगर बच्चा अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहा है, अगर उसका जो क्लास का जो मतलब एक्टिविटीज़ है, क्लास में जो उसका पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, तो हमें भी समझना चाहिए कि बच्चा नहीं समझ रहा है, तो उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी सुधार करना चाहिए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग व्हाइल इट इज़ हैपनिंग। क्विजेज, क्लास डिस्कशन, हम क्लास डिस्कशन करके, क्विज़ करके, रिकेप वाले जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि आज एक क्लास लिया मैंने और एंड में 10 मिनट मैंने बोला कि चलो जो पढ़ाया आज उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 5-6 क्वेश्चंस करते हैं। अगर उसका आंसर सब दे पाए तो हम समझ लेंगे कि ठीक है, जो भी पढ़ाया उनको समझ में आया। अगर आंसर्स कोई ना दे पाए, अगर आंसर्स देने में सबको ही दिक्कत हो, तो हमें भी समझ लेना चाहिए कि पढ़ाने में कुछ तो गलती हुई है और उनका भी समझने में गलती हो रहा है। समेटिव क्या होता है, ऑकर्स एट द एंड ऑफ ए टर्म टू असाइन ग्रेड्स और सर्टिफाई मास्टरी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जिससे कि हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नाइज करते हैं कि इस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, इस बच्चे को लिखने में दिक्कत है, इस बच्चे का हैंड राइटिंग का इशू है, जो हम डायग्नाइज करते हैं उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक प्राइमरीली यूज्ड फॉर विच पर्पस। माइक्रो टीचिंग जो एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है वो प्राइमरीली कौन से पर्पस से मतलब यूज़ किया जाता है। टीचिंग लार्ज क्लासरूम्स इफेक्टिवली, टेस्टिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल IQ लेवल्स, डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन पीपल टीचर्स, कंप्लीटिंग सिलेबस इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। जो माइक्रो टीचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्योरली फॉर BEd ट्रेनीज़ है। जो भी आप लोग अभी इस एंट्रेंस में पास करोगे, फिर BEd में एडमिशन लोगे, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। और प्यूपिल टीचर मतलब जो BEd ट्रेनी है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B, डेवलपिंग स्पेसिफिक teaching skills in pupil teachers. Micro teaching was developed by Dewitt Allen in 1961 at Stanford University. बहुत ही important point है, इसको आप याद रखिएगा। It scales down the class size 5 to 10 students. तो ये क्या करता है, क्लास साइज को 5 to 10 स्टूडेंट्स में स्केल डाउन कर लेता है, कम कर देता है। एंड टाइम ड्यूरेशन को भी स्केल डाउन करके 5 to 10 मिनट्स कर देता है। एंड कंटेंट कम्प्लेक्सिटी को भी स्केल डाउन करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम जब टीचर बन जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग जाके 40-50 स्टूडेंट्स वाले क्लासरूम में पढ़ाते हैं और 40-50 मिनट वाला क्लास भी कंडक्ट करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेनी होते हैं, BEd ट्रेनीज़, तो हमें सिखाया जाता है 5-10 स्टूडेंट्स को सामने रख के, या फिर 5-10 आप लोगों के ही साथ वाले जो BEd ट्रेनीज़ होंगे उनको ही बोला जाएगा कि आप लोग स्टूडेंट्स एज्यूम कर लो खुद को, और ये पढ़ाएंगे, आप लोग जज करना कैसा हो रहा है। तो ऐसे हमें कराया जाएगा। Its core aim is to allow trainee teachers to master one specific teaching skill at a time. क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ऐसे जब हम करेंगे ना, प्रैक्टिस जब करेंगे, ऐसे माइक्रो टीचिंग जब करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में जब हम पढ़ाएंगे, 5-10 स्टूडेंट्स को 5-10 मिनट के लिए जब पढ़ाएंगे, तो हमारा जो स्किल्स है ना, क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, कंटेंट डिलीवरी स्किल, ये सब स्किल मतलब हम लोग का तब शार्पन हो जाएगा। तब हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम एक बड़े क्लासरूम में भी इन सब स्किल्स को यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। Which of the following is an example of a learner-centered teaching method? तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। लेक्चर मेथड क्या लर्नर सेंटर्ड है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या प्रोजेक्ट मेथड, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। तो कौन सा वाला लर्नर सेंटर्ड होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। द प्रोजेक्ट मेथड एडवोकेटेड बाय विलियम हर्ड किलपैट्रिक बेस्ड ऑन जॉन डेवीज प्रैग्मेटिज्म। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। पहले तो हमें मिला ये प्रोजेक्ट मेथड किसने एडवोकेट किया, ये है विलियम हर्ड किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक का नाम भी हमें मिल सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू ही स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। जो हम करते हैं ना, करके सीखते हैं, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। और यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म का भी जो प्रपाउंड है उनका नाम भी दिया गया है, जॉन डेवी। तो इज़ कम्प्लीटली ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। प्रोजेक्ट मेथड एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स एक्टिवली प्लान, एग्जीक्यूट एंड इवेलुएट रियल लाइफ टास्क्स इन ए नेचुरल सेटिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, वो खुद से प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इवेलुएट करते हैं रियल लाइफ टास्क्स को इन ए नेचुरल सेटिंग। लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स आर प्राइमरीली टीचर centered where students remain mostly passive listeners or observers। lecture and demonstration में क्या होता है, ज़्यादातर टीचर ही मतलब कंटेंट डिलीवरी करते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब टीचर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है और स्टूडेंट्स का कम हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है। और हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलता है कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा उतना ज़्यादा एजुकेशन इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। According to Jean Piaget's cognitive development theory, at which stage does abstract and hypothetical thinking develop? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे को हमें बिल्कुल मिस ही नहीं करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंसान है बीएड के लिए, जिनमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो सीटेट में भी आते हैं, टेट में भी आते हैं, अभी एंट्रेंस में भी ये सब आएंगे। तो जीन पियाजे के हिसाब से कौन से स्टेज में हमें एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हमारा हो जाता है, मतलब बच्चों का हो जाता है, कौन सा स्टेज में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इसका जो 4 स्टेज है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, इनको आप बहुत ही अच्छे से याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, उसका मतलब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में किस एज ग्रुप के बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि 0 to 2 ईयर्स या 2 to 7 ईयर्स या 7 to 11 ईयर्स या फिर 11+ ईयर्स। तो उसमें आपको निकालना है, उसमें से आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो इसलिए ये जो चारों स्टेज है इसको एकदम अच्छे से याद करके रखिए। तो यहाँ पे जो हमें बोला गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, ये एकदम लास्ट वाला स्टेज है। पहले आता है सेंसरी मोटर, उसमें क्या होता है, बच्चे का एज होता है 0 to 2 और उसमें मोटर एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट डेवलप होता है उसमें। मतलब उस टाइम पे ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड मोटर एक्टिविटी यही सब चलता है बच्चे में। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल, इसका जो एज ग्रुप है वो है 2 to 7 ईयर्स। उसमें आता है हमारा कॉन्सेप्ट ईगोसेंट्रिज्म एंड सिम्बलिक थाट। इसमें ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चा हर चीज़ अपना ही समझता है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है और सिम्बलिक थाट आ जाता है, ठीक है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, लॉजिकल थाट ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कंजर्वेशन। तो उस तब धीरे धीरे उसको लॉजिकल थॉट आता है ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो वो देख सकता है, छू सकता है, फील कर, मतलब जो देख सकता है, छू सकता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जो है उनके बारे में उसके पास लॉजिकल थॉट्स आने लगते हैं। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल आफ्टर 11 ईयर्स, 11+ ईयर्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जहाँ पे हम बिना देखे बिना छुए हम इमेजिन भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लॉजिक आता है, फिर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, ये सब आता है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन एजुकेशन? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मैंने पहले बोला है ना, क्या करना होता है, डायग्नाइज करना होता है। तो इनमें से कौन सा वाला हो जाएगा इसका आंसर? टू रैंक ये तो नहीं होगा, टू अवॉइड ये भी नहीं होगा, टू सिलेक्ट ये भी नहीं होगा, टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज एंड वीकनेस, ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग फंक्शंस लाइक ए मेडिकल डायग्नोसिस इन एजुकेशन, इट locates the exact areas where a student faces confusion on persistent gaps in understanding. Once the diagnostic test reveals the gaps, the teacher prepares remedial teaching strategies to bridge those specific gaps. नेक्स्ट आ गया हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप लोग प्लीज़ अच्छे से नॉलेज गैदर करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डील्स विद एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इमोशंस?
ब्लूम्स टेक्सोनोमी में बहुत सारे डोमेन्स हैं, उसमें से कौन से डोमेन में एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इमोशंस के बारे में बात किया जाता है, तो ये हो जाएगा अफेक्टिव। जहाँ पे भी आपको इमोशन दिखेगा ना तो सोच लेना कि मतलब कंफर्म हो जाना कि वो अफेक्टिव ही है, AFFECTIVE। तो क्या है देखिए, बेंजामिन ब्लूम एंड क्रोथहोल कैटेगराइज्ड एजुकेशनल गोल्स इनटू 3 डोमेन्स। 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर रिलेटेड होता है आपके फिजिकल स्किल्स, मैनुअल एक्टिविटीज़, हैंड से, हैंड के मतलब हैंड से हम साइकोमोटर को रिलेट कर सकते हैं कि कुछ करना, फिजिकल एक्टिविटीज़, मैनुअल एक्टिविटीज़, ये सब आता है साइकोमोटर में। अफेक्टिव में आता है फीलिंग्स, वैल्यूज़, एप्रिसिएशन, एटीट्यूड्स, जो हमारे हार्ट से मतलब आता है वो आ जाता है इस डोमेन में। जो हार्ट के थ्रू मतलब रन होता है वो आता है अफेक्टिव डोमेन में। और कॉग्निटिव डोमेन आता है हेड, ब्रेन, मतलब जो हम थिंक करते हैं, थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आ जाती है कॉग्निटिव डोमेन में। तो 3 डोमेन है, एक होता है रन बाय हैंड, मतलब एक्टिविटीज़ के द्वारा रन होता है ये डोमेन। दूसरा आता है अफेक्टिव डोमेन, जो कि मतलब हर्ट के द्वारा रन होता है, हर्ट से रिलेटेड जो भी मतलब आइडियाज़ है वो अफेक्टिव डोमेन में आता है। और जो भी हेड से रिलेटेड आइडियाज़ है वो आता है हमारे कॉग्निटिव डोमेन में। ये भी याद रखना, ब्लूम्स टेक्सोनोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ए टीचर यूजेस पॉजिटिव वर्बल स्टेटमेंट्स लाइक गुड जॉब, एक्सीलेंट, व्हाट टेक्निक इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड। यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज़ किया जा रहा है? ये क्या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? नेगेटिव तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा। पनिशमेंट है? नहीं, पनिशमेंट भी नहीं होगा। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ये हो सकता है। एक्सटिंक्शन भी नहीं होगा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये BF स्किनर्स का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस डिज़ायरेबल बिहेवियर। BF स्किनर ने बोला है अकॉर्डिंग टू हिज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, वर्ड्स लाइक वेरी गुड, राइट, कीप इट अप, ये सब पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है। जब भी हम बच्चे को ऐसे मतलब एनकरेज करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे, तो बच्चे में एक एनकरेजमेंट ऑटोमेटिक आएगी, मोटिवेशन आएगी, उसको और भी अच्छे से पढ़ने का उसमें एक मोटिवेशन आ जाएगा। और अगर हम बोलेंगे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मतलब इतना तुम ऐसे, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है, तुम इतना बुद्धू हो, ऐसे अगर हम बोलेंगे तो बच्चे में क्या हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा और उसका धीरे धीरे पढ़ने से मन और भी हट जाएगा। नोडिंग और स्माइलिंग रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो स्माइलिंग, नोडिंग ये हो जाएगा नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट जो कि पॉजिटिव है, और बोलना वेरी गुड, राइट, कीप इट अप, ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म पैडागोजी। पैडागोजी का लिटरल मीनिंग क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू लीड और गाइड द चाइल्ड। ठीक है, द वर्ड पैडागोजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स, पेडोज जिसका मतलब है चाइल्ड, एंड एगोगोज जिसका मतलब है लीडर या फिर गाइड। दस पैडागोजी लिटरली ट्रांसलेट्स दैट आर्ट एंड साइंस ऑफ लीडिंग और टीचिंग चिल्ड्रन। टीचिंग एडल्ट इज़ टर्म्ड एंड्रागोगी। तो इसको भी आप लोग याद रखना कि एडल्ट को पढ़ाने का जो टर्म है उसको बोलते हैं एंड्रागोगी। पेडागोजी स्पेसिफिकली मतलब टीचिंग लर्निंग, जो ये मतलब इन रिलेशन टू चिल्ड्रन है, मतलब चिल्ड्रन को, बच्चों को पढ़ाने का जो साइंस है उसको हम पेडागोजी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। विच प्रिंसिपल एडवोकेट्स दैट एजुकेशन शुड बी टेलर्ड टू मीट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि एजुकेशन को हमें इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बेस करके क्या करना चाहिए, टेलर करना चाहिए, मतलब उसको सजाना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये नहीं बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये ही बोलता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? बोलता है कि एवरी स्टूडेंट पॉसेसेस यूनिक लर्निंग स्पीड्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट्स एंड बैकग्राउंड इंटेलिजेंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन adapts teaching methods, pace, and assessment styles to accommodate these individual differences. A one-size-fits-all uniform method disadvantages slow learners and gifted students alike. तो क्या बोला गया है कि सबके लिए अगर सेम ही यूनिफॉर्म मेथड हो ना तो क्या हो जाता है, इससे डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होती है। स्लो लर्नर्स भी अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोर फील होता है कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो हमें स्लो लग रहा है, उनको ऐसा लग सकता है, क्योंकि जो गिफ्टेड है वो बहुत तेज़ी से मतलब पढ़ते
पढ़ते हैं, और जो स्लो है उनको थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मेथड यूज़ करेंगे ना, तो स्लो के लिए शायद लग सकता है कि फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा, और जो गिफ्टेड है उसको लग सकता है कि अरे वेस्ट हो रहा है मेरा टाइम, मुझे तो ये सब वैसे भी आता है। तो हर एक के लिए, हर एक के नीड्स को समझ के हमें एक डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली क्रिएट्स डिसरप्शन इन क्लास, व्हाट शुड बी द टीचर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। टीचर अगर लगातार क्या करे, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, तो क्या करना चाहिए टीचर को? एक्सपेल द स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, पनिश नहीं करना है, एक्सपेल नहीं करना है, ठीक है। डायग्नोज द अंडरलाइंग कॉज, इग्नोर द स्टूडेंट, इग्नोर भी नहीं करना है। इग्नोर, पनिश, एक्सपेल, ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड्स है, तीनों को आप लोग हटाओ, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है डायग्नोज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, डायग्नोज द अंडरलाइंग कॉज एंड काउंसिल प्राइवेटली। उसको पहले डिटेक्ट करो कि क्यों ऐसा कर रहा है, और फिर उसको काउंसलिंग दो, उसको समझाओ कि ऐसा ना करे, ऐसा क्यों कर रहा है, उसका वो रीज़न समझो आप लोग। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर्स एम्पैथी एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। मिसबिहेवियर ऑफन स्टेम्स फ्रॉम इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, लर्निंग डिफिकल्टी, होम इश्यूज और डिज़ायर फॉर अटेंशन। पब्लिक humiliation or corporal punishment is illegal and harmful. Finding the root cause enables constructive behavior modification। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, तो आप लोग PDF से पढ़ लेना। इसका PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़, जिसको भी लगता है कि ये PDF आप लोग को चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना। Which teaching aid provides the most direct, concrete and real experience of learners? तो कौन सा टीचिंग एड क्या करता है, प्रोवाइड करता है डायरेक्ट, कॉन्क्रीट एंड रियल एक्सपीरियंस? टेक्स्ट बुक या एजुकेशनल फिल्म्स या फिर फील्ड ट्रिप या फिर टीचर्स वर्बल लेक्चर? तो ये हो जाएगा सी, फील्ड ट्रिप्स एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो हम देखते हैं, जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमें ज़्यादा याद रहती है। अकॉर्डिंग टू एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस क्या करता है? लाइक फील्ड ट्रिप्स, रियल स्पेसिमेंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये दिस लाई एट द बेस ऑफ द कोन एंड ऑफर मैक्सिमम रिटेंशन। उससे क्या होता है, हम मतलब मैक्सिमम चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वर्बल सिम्बॉल्स लेक्चर्स लाई एट द टॉप एंड आर एट द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। What is the highest level of cognitive learning in Bloom's revised taxonomy? सबसे highest level of cognitive learning कौन सा है? Evaluating, creating, analyzing या फिर applying? तो सबसे highest हो जाएगा creating, C। create करना होता है सबसे highest। In the original 1956 taxonomy, the Bloom's taxonomy originally आया था 1956 में। Evaluation was the top level। तब क्या बोला गया था कि evaluation एकदम highest में है, ठीक है। इन द रिवाइज्ड 2001 टेक्सोनोमी, इसको 2001 में फिर से रिवाइज किया गया है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी को रिवाइज किया गया है बाय एंडरसन एंड क्रथोल, लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रथोल। तो उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं, इवालुएशन इज़ नॉट द हाईएस्ट लेवल, बल्कि कौन है, इवालुएशन के बाद क्या हो जाएगा, इवालुएटिंग के बाद आ जाएगा क्रिएटिंग हो जाएगा हमारा हाईएस्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम एन इंटरनल डिज़ायर टू लर्न फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन और क्यूरियोसिटी? तो कौन सा मोटिवेशन अराइज होता है फ्रॉम इंटरनल डिज़ायर, मतलब मन से आना, कि मन से मुझे फील हो रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कोई बोल नहीं रहा है, मुझे एक्सटर्नली कोई कुछ मतलब मुझे रिवार्ड भी नहीं दिया जा रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे ये करना है। एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, जो आउटर है ये तो नहीं है, सोशल मोटिवेशन भी नहीं है, फिनेंशियल भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आ रहा है, इनर, हमारे अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना है। ड्रिवन बाई इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ इन्जॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इनर सेटिस्फेक्शन। अगर आपको खुद ही पढ़ना इन्जॉयबल फील हो तो आप खुद से पढ़ोगे, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि पढ़ो, तो वही है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मार्क्स, कैश प्राइज, ये सब देना, या फिर हम डर दिखाते हैं कि अगर फेल किया तो तेरी तो खैर नहीं, इस तरह से हम डर दिखाते हैं। तो मतलब दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सटर्नली अगर रिवार्ड देंगे कि पास कर लोगे तो आईफोन दे देंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, और अगर बोल दे के फेल करोगे तो घर से निकाल देंगे, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो दोनों ही एक्सट्रिंसिक है। इन ए मॉडर्न कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर? तो मॉडर्न जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, ठीक है, उसमें टीचर का रोल क्या है, ये याद रखना। टीचर का रोल हमेशा होता है
मतलब फैसिलिटेट करना। तो जहाँ पे भी फैसिलिटेटर मिल जाए उसको टिक कर दीजिए। यहाँ पे कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में है, फैसिलिटेटर एंड गाइड ऑफ लर्निंग। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, ये भी याद रखना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये आया था 2005 में, शॉर्ट फॉर्म है NCF। और एंड कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, किन्होंने दिया है कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी? वाइगोत्स्की एंड पियाजे ने दिया है। ये लोग क्या बोलते हैं? लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो इन NCF एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दोनों के अंदर बोला गया है कि लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। द टीचर ट्रांजिशंस फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड। तो वो पहले जब लेक्चर दिया करते थे, लेक्चर में ज़्यादा फोकस किया जाता था, तो वो थे एक सेज ऑन द स्टेज, जो स्टेज में डायस में खड़े होकर लेक्चर्स देते थे सेज की तरह, प्रिस्ट की तरह। अभी क्या हो गया है? गाइड ऑन द साइड, जो अभी फैसिलिटेटर बन गए हैं, जो हमारे एकदम साइड बाय साइड खड़े रहते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, हमें बता के देते हैं कि क्या करने से हमारा और भी बेटरमेंट होगा। तो अभी वो बन गए हैं गाइड ऑन द साइड। क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड स्कैफोल्डिंग लर्निंग। स्कैफोल्ड करना मतलब हेल्प करना, स्कैफोल्डिंग लर्निंग एंड क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स। तो उसके बाद आ जाता है हमारा इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज हमने देखा है 15 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगी ये इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। तो आप लोग प्लीज़ पहले ये जो 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में पार्ट 2 में ये इश्यूज़ को डिस्कस करूँगी। थैंक यू सर।